नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक, और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। ठीक, तो तीसरी क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, मोटी मोटी बात मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पे कि पृथ्वी की गतियाँ अगर पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखिए कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। ठीक, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? दो। ठीक, कौन कौन से? एक तो होता है परिक्रमण, परिक्रमण। ठीक, और दूसरा होता है परिभ्रमण। ठीक, एक होता है परिक्रमण और दूसरा होता है परिभ्रमण। ठीक, तो परिक्रमण का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब सूर्य होता है ना, ऐसे देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऐसे देखिए। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी है। ठीक, और ये पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है। और बड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हो गया सूर्य। ठीक, सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसे। ये पृथ्वी हो गई। ठीक, तो पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको हम कहते हैं परिक्रमण। यानी पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। किसकी? सूर्य की। और जब अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर ही, पिछली क्लास में हमने बताया ही था कि पृथ्वी की अपनी एक कक्षा होती है। ठीक, और पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर से 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, तो पृथ्वी की दो गतियां हो गई। एक तो हो गया क्या? रोटेशन, रोटेशन। ठीक, एक तो रोटेशन हो गया। रोटेशन का मतलब क्या हुआ? अपने एक्सिस पर ही जब पृथ्वी ऐसे घूम जाती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक, ये हिंदी में कहते हैं इसको परिभ्रमण। ठीक, ये हो गया परिभ्रमण। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। ठीक, हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। ठीक, तो मुख्य रूप से ये पृथ्वी की दो गतियां हैं। ठीक, अपने एक्सिस पर पृथ्वी जब घूम रही है यानी रोटेशन कर रही है तो दिन रात होता है, दिन रात होने का कारण है ये। ठीक, और रिवोल्यूशन का मतलब है पृथ्वी जब चारों तरफ घूमेगी, सूर्य के चारों तरफ, तो क्या होगा? मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम बदलेंगे। ठीक, तो आज हम यही देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 वाली हमको क्या इसके बारे में बता रही है कि रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में क्या सिखा रही है। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये देख लीजिए पृथ्वी की गतियाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से। ठीक, अब देखिए क्या बात हो रही है कि पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। अभी अभी हमने बताया, ठीक, कि पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। कौन कौन से भैया? एक तो घूर्णन है और दूसरा परिक्रमण है। ठीक, घूर्णन का मतलब अभी हमने बता दिया। घूर्णन का मतलब पृथ्वी जो है जब अपने एक्सिस पर ही घूम रही है। ठीक, अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है, तो अपने एक्सिस पर ही जब चारों तरफ घूम रही है, कहाँ से भैया? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी घूमती है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि कह रहा है कि दो गतियाँ हैं पृथ्वी की। कौन कौन से? एक तो घूर्णन है, दूसरा परिक्रमण है। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अभी हमने बताया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने एक्सिस पर ही जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। इंग्लिश में इसी को कहते हैं रोटेशन। रोटेशन याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इसको कहेंगे परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये पिछली क्लास में भी हमने बता रखा है।
ठीक, पिछले चैप्टर में भी ये बातें थी कि पृथ्वी का जो अक्ष है ना, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी है, पृथ्वी का एक एक्सिस होता है, मैंने बताया था ना, एक किल ऊपर रहती, एक किल नीचे से, दोनों के बीच से गुजरी हुई है। इसके बारे में पीछे बताया गया है, पीछे की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा जा करके। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अभी देखते हैं इसके बारे में। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए ये बात क्या कही जा रही। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, एक तो ये है, देखिए ये है पृथ्वी का एक्सिस। ठीक, ये पृथ्वी का मेन एक्सिस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन अब देखिए पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उसका ये कक्षीय समतल है, इसी के सहारे पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, बीच में से सूर्य होगा। ठीक, और पृथ्वी इसी अपने कक्ष के सहारे चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाएगी। ठीक, तो अब ये क्या है? पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ठीक, और देखिए कक्षीय समतल से अगर ऐसे 90 डिग्री का ऐसे कोण बना देंगे ऐसे, तो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर एक ये लंब हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री का कोण है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, ये देखिए अपने अक्ष पर यहाँ झुकी हुई पृथ्वी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 23.5 डिग्री। यानी अपने कक्षीय समतल जो लंब है पृथ्वी का, अपने कक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। लेकिन अगर कक्षीय समतल की बात करें ना तो वहाँ पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अगर ये पूछे कि कक्षीय समतल से, कक्षीय याद रखिएगा, कक्षीय समतल पर लंब नहीं बात हो रही है, पृथ्वी का कक्षीय समतल से कितना अंश का झुकाव है? तो भैया 66.5 डिग्री। ठीक, यानी जिस रेखा से, जैसे अब ये सूर्य हो गया, और जिस रेखा से पृथ्वी चारों तरफ इसके घूम रही है, चारों तरफ जिसके सहारे, उससे और पृथ्वी के एक्सिस से, ये पृथ्वी का एक्सिस है ना, ये पॉइंट पृथ्वी का एक्सिस है, तो इस पॉइंट से जो कोण बन रहा है यहाँ पर एक्सिस पर, वो होता है 66.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे झुकी हुई है, बात की जाए तो कितने अंश झुकी हुई देख लीजिए। ये पृथ्वी का हो गया एकदम एक्सिस पर लंब, लेकिन पृथ्वी क्या है? कितने अंश झुकी हुई? ये एक्सिस है पृथ्वी का, तो 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी हुई? 23.5 अंश झुकी हुई। पृथ्वी का कक्षीय समतल कितना कोण बना रहा है? तो वो बना रहे भैया 66.5 डिग्री। ठीक, यही बात कही जा रही है। एक बार इत्मीनान से पढ़ेंगे ना, अपने से भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे देख लीजिए। अब ये बात यही कही जा रही है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये हो गया। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यहाँ तक तो बातें हो गई हैं। ठीक, अब देखिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक, ये भी बात समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए, देखिए अब ये हो गया सूर्य, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसे देख लीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए अब ये सूर्य से ऐसे प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को एकदम आधे बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसे एकदम बराबर भागों में बांट रहा है। जहाँ तक प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का वो तो पीला भाग हो गया, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ देखिए अंधेरा है। लेकिन देखिए जो पृथ्वी का झुकाव है वो 23.5 अंश झुका हुआ है ना, इसलिए पृथ्वी का अक्ष तो ये हो गया, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया ना, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पर इसे दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, तो प्रकाश जहाँ तक पड़ रहा है वो तो हो गया आपका सूर्य के सामने वाला हिस्सा, और जहाँ से अंधेरा बन रहा है ना ये, तो जो एक रेखा बन रही है ना, यहाँ पर देख रहे हैं एक रेखा बन रही है। ठीक, ऐसे देखिए यहाँ पर एक रेखा बन रही है ना ऐसे। ठीक,
जिसके इधर उजाला है इधर अंधेरा है, तो बीच वाला जो वृत्त एक बन रहा है उसी वृत्त को कहते हैं क्या भैया, प्रदीप्त वृत्ति। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। ठीक, तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, दिन तथा रात को विभाजित करता है, वो क्या होता है भैया, प्रदीप्त वृत्त। ठीक, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये वृत्त अक्ष के साथ कहाँ मिल रहा है, ये देखिए, अक्ष तो यहाँ है ना, अक्ष तो यहाँ है, ये अक्ष है, लेकिन ये वृत्त प्रकाश वृत्त ये है। तो यही बात कहा जा रहा है कि अक्ष के साथ कहाँ मिलता है ये। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी अपने जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर, ऐसे जो एक्सिस है इसका, अपने एक्सिस पर ही ये पश्चिम से पूरब दिशा घूमती है। तो एक अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लग रहा है, ये 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक, इसे पृथ्वी दिन कह रहे हैं, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर पूरा घूम जा रही, इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये क्या है भैया, पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। तो क्या होता भैया, सिंपल बात है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो देखिए, अगर पृथ्वी क्या करती है कि घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। अब जैसे अब ये ग्लोब हो गया और ये सूर्य हो गया, है ना, सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आ रहा है, एक्सिस पर है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है अपने एक्सिस पर। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है। अगर ये एक ही जगह फिक्स हो जाता ना, मतलब ये घूमती नहीं, तो क्या होता, तब ये होता कि सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ता वहाँ पर हमेशा दिन बना रहता। ठीक, क्या होता भैया, कि अगर ऐसा होता तो हमेशा हमेशा क्या कहता है, जो भाग जो जो भाग क्या होता, कि जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहता, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने रहता वहाँ क्या होता, हमेशा दिन रहता, हमेशा दिन रहेगा ना यहाँ पर। और जो भाग सूर्य के अपोजिट साइड में, इस वाले भाग में, यहाँ पर क्या होता, हमेशा रात रहती। अगर क्या ना होता भैया, अगर ये ना होता कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती ना, तो जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ हमेशा दिन रहता और जो भाग अपोजिट साइड में वहाँ हमेशा रात रहती। ठीक, तो ये वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ये देख लीजिए, जैसे अब देखिए, अगर ये पृथ्वी जब तक घूमेगी नहीं, अपने एक्सिस पर घूमेगी नहीं, तो जो भाग सूर्य के एकदम सामने है वहाँ पर हमेशा प्रकाश रहता, जो भाग पीछे साइड में है वहाँ हमेशा अंधेरा रहता। तो वही बात कही जा रही है कि अगर कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। सिंपल बात है, तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता। देखिए अभी हमने बताया हमेशा दिन रहता, जिसके कारण उस भाग में क्या होता, गर्मी भी ज़्यादा रहती। जब सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है पृथ्वी पर तो क्या होगा, वहाँ हमेशा गर्मी ही पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता और वो क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। ठीक, तब क्या होता भैया, तब जीवन संभव था क्या, तब जीवन संभव नहीं रहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्या, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहे। ठीक, एक यहाँ पर नोट पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री कौन भैया, आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक, ये पॉइंट भी ऐसे बीच बीच में देता रहता है, एनसीईआरटी में लिखा रहता है, आप इसे याद रखिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है भैया कि पृथ्वी की दूसरी गति, पहली गति क्या हो गई, पहली गति हमने बता दिया आपको, क्या बताया पहली गति। ठीक, ऐसे देख लीजिए, पहली गति के बारे में हमने बताया कि जो पहली गति है वो पृथ्वी अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अपने एक्सिस पर पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भैया घूर्णन कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कहते हैं रोटेशन।
ठीक, इसी को क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं भैया हिंदी में, परिभ्रमण। और याद रखिएगा ये पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है, दैनिक गति। ठीक, दैनिक गति है। और दूसरी गति क्या होती है, अभी देखते हैं। दूसरी गति होती है सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, तो उसी को बोलते हैं दैनिक गति। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर, सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक, ये बात मोटी मोटी बता दिया हूँ। चैप्टर का एक ओवरव्यू तो हमने पहले ही दे दिया है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आप एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक, याद रखिएगा इसे। चलिए, तो पृथ्वी की दूसरी गति क्या हो गई भैया, पृथ्वी की दूसरी गति हो गई परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी एक वर्ष में, ठीक, या कितना लिखा रहा है देखिए, 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, हम लोग एक वर्ष को 365 दिन मानते हैं। ठीक, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे, जो 1/4 है, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। और यही जो 6 घंटे बच रहा है ना, हर साल बचता जाएगा, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे। ठीक, तो इस तरीके से टोटल जो 24 घंटे एक दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, इसी को फरवरी में हर चौथे वर्ष जोड़ दिया जाता है, तो फरवरी हो जाती है लीप ईयर। ठीक, तो इसीलिए हमारा एक साल कितना होता है, 365 दिन का। इस 1/4 को नहीं जोड़ते, 1/4 मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे, और 6 घंटे हर चौथे साल में फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। इसलिए हर चौथे वर्ष फरवरी भैया 29 दिन की हो जाती है, वैसे तो 28 दिन की रहती है। ठीक, तो वही बातें कही जा रही हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये फिगर है, ध्यान रखिएगा। ये सूर्य हो गया भैया, ठीक, और देखिए सूर्य का प्रकाश सीधे यहाँ पर कहाँ पर पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पर, एकदम जब विषुवत रेखा पर पड़ेगा, ऐसा होगा 21 मार्च को। ठीक, तो अब ऐसे में क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे, इस साइड में दिन रात बराबर होंगे। उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करके, और यहाँ देखिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है ना, तो जो भाग सूर्य के सामने, यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध तो यहाँ है ना, दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है। थोड़ा और बड़ा कर लीजिए ना इसको, देखिए ये ऐसे। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है। ठीक, यह इस समय क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगा, कर्क रेखा पर ज़्यादा पड़ेगा, कर्क रेखा के आसपास, इसीलिए उत्तर अयनांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उत्तर अयनांत। और ऐसा कब होता है, 21 जून को। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु चलती रहती। क्यों ग्रीष्म ऋतु चल रही भैया, कि सूर्य का प्रकाश 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ने लगता है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगेगी। गर्मी होते होते उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलती है इस समय में। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। जस्ट उल्टा होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में होगा उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब देखिए 23 सितंबर को फिर से सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा पर फिर से पड़ रहा है। ठीक, विषुवत रेखा पर बसंत ऋतु इस समय चल रही है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु चल रही है। ठीक, सूर्य का प्रकाश इस समय कहाँ पड़ रहा है, सीधे भूमध्य रेखा पड़ने लगता है। देखिए यहाँ से पहले, यहाँ पर 21 मार्च के बाद से सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर धीरे धीरे पड़ता रहता है, और धीरे धीरे पड़ते पड़ते 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा रहता है। और इसी दिन याद रखिएगा 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, दिन सबसे बड़ा। ठीक, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध पे। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसी टाइम क्या होगा भैया, वो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें रात सबसे बड़ी होगी, रात सबसे बड़ी दक्षिणी गोलार्ध में होगी। कब, 21 जून को। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा दिन और रात बराबर होते हैं।
उसके बाद फिर से अब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ने लगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ ये है दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अब ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक, जबकि उत्तरी ध्रुव पर बहुत कम पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सूर्य का प्रकाश जब दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है तो दक्षिण में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी, है ना। और सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ेगा भैया, मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर पड़ेगा, ऐसा कब होगा, ऐसा होगा देख लीजिए 22 दिसंबर को ऐसा हो रहा है। इसे दक्षिण अयनांत कह रहे हैं, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु रही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, ठंडा हो जाएगा मौसम, ठीक। और फिर से उसके बाद आगे बढ़ेगी पृथ्वी और 21 मार्च को दिन रात फिर से बराबर हो जाएंगे, ठीक। इस चित्र को बहुत अच्छा है, इस चित्र को ठीक से समझिएगा। एकदम जैसे 0 डिग्री पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश एकदम 0 डिग्री पर पड़ेगा। 0 डिग्री कब पड़ रहा है भैया, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक। जैसे जैसे अब यहाँ पर जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी रहेगी। और याद रखिए, देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्रुव पर भी पड़ रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर ध्रुव पर नहीं पड़ रहा है, फिर यहाँ पर ध्रुव पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, दिन रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक उत्तरी ध्रुव पर रात रहेगी। यानी 21 मार्च से 21 जून के बीच में मिलाते हुए 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा और 23 सितंबर से 21 मार्च तक रात रहेगी। यानी 6 महीने दिन 6 महीने रात उत्तरी ध्रुव पे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए ये आगे कहा जा रहा है कि भैया 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, ठीक। अभी हमने बताया फरवरी का लीप ईयर की बात कर रहा है, ठीक। 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है, ठीक। ये सब पहले बता चुका हूँ, एक बार अगर ठीक से क्लास देख लेंगे ना तो आपको ऊपर ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस ये है कि अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसका देखेंगे ना, ये लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी होता है भाई, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। यानी फरवरी जो है 28 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन जब उसमें 24 घंटे और जोड़ देंगे ये 6 घंटे करके तो ये हो जाएगा 29 घंटे। और ये क्यों जोड़ रहे हैं भैया, ये क्यों जोड़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो साल होता है ना वो साल 365 सही 1/4 घंटे का होता है, मतलब दिन का होता है। तो ये 1/4 को हम निकाल देते हैं, 365 ही लेते हैं, 1/4 मतलब 6 घंटे। तो हर साल 6 घंटे 6 घंटे करते करते चौथे साल क्या होता है भाई 24 घंटे में बदल जाता है, जिसे फरवरी में जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए और एक चीज़ याद, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, ये भी हमने बताया, ये होता है दीर्घ वृत्ताकार चक्कर। तो पृथ्वी क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, ठीक। एक चीज़ और बता दें कि पृथ्वी सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाती है जनवरी के महीने में, ठीक। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है पृथ्वी कब, जनवरी के महीने में, 3 जनवरी को, ठीक। सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है, ठीक। और सबसे ज़्यादा दूर कब रहती है भैया, सबसे ज़्यादा दूर रहती है जुलाई के महीने में, ठीक। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रहेगी जुलाई के महीने में, कब, 4 जुलाई को, ठीक। तो ये होता है जो इसके 4 जुलाई वाले दिन को बोलते हैं अपनति, ठीक। और ये होता है पेरीहेलियन, इसको बोलते हैं अपेलियन, इसको बोलते हैं अपेलियन, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब 3 जनवरी को जब सूर्य जो होगा पृथ्वी के एकदम नज़दीक होगा, ठीक। ऐसा 3 जनवरी को होता है। चलिए तो ये हो गया। आगे देखिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, इसका झुकाव नहीं चेंज हो रहा है, हमेशा एक ही दिशा में पृथ्वी
झुकी हुई है, ऐसा नहीं कि बार बार उसका झुकाव चेंज हो रहा है, एक ही झुकाव में 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। अभी अभी हमने बताया इसके बारे में। ठीक, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो दिन रात क्यों हो रहा है भैया? दिन रात क्यों हो रहा है? घूर्णन के कारण। ठीक, ये याद रखिएगा, दिन रात क्यों हो रहा है? घूर्णन के कारण। ऐसे नहीं, रुकिए, यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपका ये चीज़। देखिए, तो दिन और रात क्यों हो रहा है भाई? घूर्णन के कारण। ठीक, और दिन रात छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं? छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं भैया? अक्षीय झुकाव के कारण। अक्षीय झुकाव, और झुकाव कितना है? 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक, मौसम का बदलना क्यों हो रहा है? यानी ऋतु परिवर्तन क्यों हो रहा है? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है भैया? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का चारों तरफ घूमना, यानी परिक्रमण के कारण हो रहा है। परिक्रमण, ऋतु परिवर्तन, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे, उसके कारण ये चीज़ें हो रही। इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया आपके सामने अभी कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और ऋतुओं में बांटा गया है, ये बात हो गई ना। चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है, इधर देखिए। 21 जून को क्या होता है भैया? याद रखिए कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। अभी हमने जो उस चित्र में दिखाया, एक बार उस चित्र को जाकर के फिर से देख लीजिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, यही हमने बताया कि सूर्य प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ रही थी। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, पहले भी बता चुका हूँ, पड़ती हैं। ठीक, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक, 21 जून को दिन बड़ा और रात सबसे छोटी। दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन क्या होगा कि दिन बड़ा, रात बड़ी, दिन छोटा, याद रखिएगा। ठीक, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी 21 जून को जो स्थिति बन रही है उसको क्या कह रहे हैं भैया? हम उसको कह रहे हैं उत्तर अयनांत। ठीक, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये भी हमने बताया भी, सूर्य की किरणें सीधा मकर रेखा पर पड़ रही थीं। ठीक, चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो सिंपल बात बस यही है, इतना समझ लीजिए कि जैसे ये देख लीजिए कि जब सूर्य का प्रकाश ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है 21 जून को, तो ये होगा उत्तर अयनांत। और इस समय क्या होगा भैया? इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। ठीक, ये याद रखिए। और इसी का एकदम उल्टा
क्या होगा, 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि देखिए अब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पर अब दिन रात छोटे बड़े ज़्यादा होंगे। ठीक, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। यहाँ पर रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा, एकदम उल्टा। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, याद रखिए। चलिए, ठीक, तो दक्षिणी अनंत हो गया। यहाँ देखिए 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक, विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ रही। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। विषुव कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय बसंत ऋतु चलती रहती है। ठीक, चलिए 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बातें ध्यान रखिए कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति एकदम विपरीत हो जाएगी, है ना। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है, एकदम अलग। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मोटी मोटी बात इतना बस समझ लिए, पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है, दिन रात हो रहे हैं और ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। कैसे भैया, कि अभी हमने बता दिया कि घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, याद रखिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये इस चैप्टर की मोटी मोटी बात थी। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो आप बात कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, बहुत जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट को लेकर। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।